हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाता है डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और इस वीडियो को देख के आप ये सोच रहे हैं कि भैया हमारा क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि आपको बस एक काम करना है कि मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, उसको जाकर के सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना है। जितनी कंसिस्टेंसी, जितने फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश मीडियम के चैनल पर वीडियोस अपलोड होती हैं, कोर्स कंप्लीट करवाया जाता है, उतनी ही शिद्दत के साथ मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर भी कोर्स कंटेंट कवर अप करवाया जाता है। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पे 6 से लेकर के 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल रहेगा। और कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हैं और ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जरा कहानी को स्टार्ट करेंगे। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 4 लॉज ऑफ मोशन, इसमें अब बारी आ चुकी है न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने की। ठीक है, अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट को चेक करा है बकायदा तो आपको पता होगा इसके जस्ट पहले का जो वीडियो था ना, वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ पर बेस्ड था और अब हम आ चुके हैं सेकंड लॉ को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है? अपने को सेकंड लॉ कवर अप करना है। ठीक है, सेकेंड लॉ, वैसे तो आप ये फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों ही लॉज आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9th के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर आपको याद हल्का फुल्का भी आ जाए ना, तो सेकेंड लॉ में दरअसल बात हो रही थी मोमेंटम के बारे में। किसके बारे में बात हो रही थी? मोमेंटम के बारे में। अब ये मोमेंटम क्या होता है, जरा उस पर अच्छे से गौर करते हुए चलिए। ठीक है, पहले आपको ना मोमेंटम के बारे में बता दें, उसके बाद फिर अपन कहानी आगे बढ़ा लेंगे। देखो सिंपल सी बात है भाई, बहुत 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 ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। ये अपने पास मान लो एक बॉडी है। ठीक है, ये अपने पास मान लो क्या है? एक बॉडी है। जिस बॉडी का जो मास है वो मान लेते हैं अपन m के बराबर। ठीक है, इस बॉडी का मास हमने क्या मान लिया बेटा? इस बॉडी का मास मान लिया हमने m के बराबर। ठीक है, अब अगर ये बॉडी मोशन में आ गई है तो क्या होगा? नाउ दिस बॉडी विल बी मूविंग विथ अ सर्टेन वेलोसिटी v। ठीक है, अब ये जो बॉडी है ये मूव कर रही होगी विथ सर्टेन वेलोसिटी v। ठीक है, तो दिस v इज द वेलोसिटी, दिस v इज द वेलोसिटी। ठीक है, तो जब भी कोई मास जिसका मास m है, अगर वो वेलोसिटी v से मूव करना स्टार्ट कर देता है तो उस बॉडी के पास क्या स्टोर होता है? उस बॉडी के पास होता है मोमेंटम। क्या होता है बेटा? उस बॉडी के पास होता है मोमेंटम, जहां पे मोमेंटम को अपन वैसे p से करते हैं रिप्रेजेंट। ठीक है, मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल p, अल्फाबेट p आया समझ, छोटा वाला p। मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय p और दिस मोमेंटम इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम जो होता है ना, वो कैसी क्वांटिटी होती है बेटा? मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो सर मोमेंटम क्या होता है? गौर करना, इस बॉडी के पास मास है, इस बॉडी के पास वेलोसिटी है, इन्हीं दो चीजों का अगर मैं प्रोडक्ट कर दूंगा तो जो मुझे मिलेगा दैट इज नथिंग बट जस्ट मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मोमेंटम is defined as the product of mass and velocity of the body. It's as simple as that. इतनी सी बात है। क्या आपको ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया? तो कोई पूछ ले कि व्हाट इज मोमेंटम, सीधे बोल देना कि मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी पोजेस्ड। ठीक है, इतनी सी बात होती है, इसे कहते हैं मोमेंटम। अब जरा गौर करना, सवाल ये आता है कि सर अगर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? बिल्कुल आता है सर, अगर मोमेंटम को आपने वेक्टर क्वांटिटी बोला है तो फिर इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो बेटा मोमेंटम का डायरेक्शन एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में होता है जहां बॉडी का मोशन हो रहा होगा। क्या बोला मैंने? मोमेंटम का डायरेक्शन एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में बॉडी का मोशन हो रहा होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो बॉडी का मोशन कहां हो रहा होगा? जहां उसकी वेलोसिटी है। ठीक है, तो अपन इसको लिख देते हैं कि व्हाट इज द मोशन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम इज डायरेक्टेड, momentum is directed in the direction of motion of the body. Momentum is directed in the direction of motion of the body. Momentum is directed in the direction of motion of the body. It's as simple as that. ठीक है, momentum is directed in the direction of motion of the body. It is as simple as that. यहां तक कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो ये अपने पास बेसिक फॉर्मूला होता है मोमेंटम का, मास इनटू वेलोसिटी। इट्स as simple as that. अब हम यहीं पर इस मोमेंटम की यूनिट को निकाल सकते हैं। ठीक है, हम यहीं पर मोमेंटम की यूनिट को भी निकाल करके रख सकते हैं। जरा गौर करेंगे कैसे निकलेगी मोमेंटम की यूनिट।
भाई सिंपल सी बात है, इसके अंदर कोई भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। देखो भैया मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, देखो फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो ऑब्वियसली तुम्हें चमक गया होगा अभी, अब तुमको चमक गया होगा सर मास का मतलब केजी, ठीक है, और सर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मोमेंटम की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इट्स एज सिंपल एज दैट, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। इतना पूरा फंडा क्लियर है। अब लगे हाथ हल्दी मेहंदी कर दो इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की, ठीक है। लगे हाथ इसके अपन हल्दी मेहंदी कर देते हैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की। जरा गौर करते हुए चलना अच्छे से, जरा अपन इसकी हल्दी मेहंदी कर देते हैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की। जरा देखा जाए कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका। तो भाई मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब जरा गौर करना, अगर मैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूला पे जाता हूं तो मास के लिए मैं सिर्फ m यूज करता हूं और वेलोसिटी के लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा, LT-1। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला का वीडियो मिस कर दिया है तो फिर से एक स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि प्लेलिस्ट में जाकर के प्लीज चेक कर लेना। डायमेंशनल फॉर्मूला पर वीडियो बना करके रख दिया गया आप लोग के लिए। एक वीडियो में कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं, उसके बाद दो एक वीडियोज में उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाए गए हैं, तो प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपने वो 2-3 वीडियोस देख लेना तो मतलब अब तुम्हारा हाथ डायमेंशंस में कोई नहीं पकड़ पाएगा, दैट्स अ गारंटीड थिंग, ठीक है। तो चलिए बेटा मोमेंटम का ये वाला पूरा फंडा मैंने क्लियर कर दिया, यूनिट भी निकाल दिया और डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल दिया। मैं चाहूंगा कि आप इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लें, पक्का मैं चाहूंगा कि आप इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लें। मोमेंटम पूरा क्लियर हो गया बेटा। जब भी कोई मास मोशन में आ जाता है, जब भी कोई मास मूव करना शुरू कर देता है विद सम वेलोसिटी v, तो कहा जाता है कि बॉडी के पास आ चुका है मोमेंटम, और फॉर्मूला क्या होता है उसका, मास इनटू वेलोसिटी। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलें यहां तक का फंडा पूरा सुप्रीमली क्लियर हो चुका है आपके दिमाग में, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो गया, मास इनटू वेलोसिटी। अब बाय डेफिनेशन यहां पे कैसी कैसी चीजें लिख करके रखी हुई हैं, जरा उन पे गौर फरमाइएगा, ठीक है। द लीनियर मोमेंटम, अच्छा एक और चीज है, लीनियर मोशन में आप इसको कहते हैं लीनियर मोमेंटम। और जब हम पढ़ेंगे ना सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन नाम का चैप्टर, मोमेंटम तो वहां पर भी आएगा, लेकिन वो लीनियर मोमेंटम नहीं होगा, वो होगा बेटा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो मैं अभी आप लोग के दिमाग में ना एक चीज क्लियर कर देता हूं, ये बाद में भी बहुत काम आएगी, ठीक है। कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है लीनियर मोमेंटम, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ रहा है लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं बेटा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, जरा ध्यान देंगे, लीनियर मोमेंटम को p से करते हैं रिप्रेजेंट, लेकिन अगर मैंने आपसे पूछ लिया एंगुलर मोमेंटम तो उसको अपन l से करते हैं रिप्रेजेंट। इस बात का आप खास ख्याल रखें, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसके प्रॉपर फंडे के ऊपर। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी, ठीक है। कितना ज्यादा मोशन है बॉडी के अंदर, दैट कैन बी फॉर अ गिवन बॉडी, कितना ज्यादा मोशन है बॉडी के अंदर, वो आप इवैल्यूएट कर सकते हो जस्ट बाय चेकिंग द लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि किसी भी गिवन बॉडी के लिए क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस कितना है उसको बोलते हैं मोमेंटम। जरा गौर करना, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो गया, मास into velocity for a given body mass is constant, ठीक है। For a given body mass is constant, ठीक है। तो therefore momentum is proportional to क्या हो जाएगा v, ठीक है। momentum is proportional to क्या हो जाएगा बेटा v, ठीक है। अब अगर मोशन ज्यादा होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मोमेंटम ज्यादा होगा, अगर मोशन कम होगा तो वेलोसिटी कम होगी तो मोमेंटम कम होगा। ये वाला फंडा क्लियर हुआ, मैंने क्या बोला, अगर मोशन बहुत रैपिड है तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। अगर मोशन उतना तेज नहीं हो रहा है तो वेलोसिटी कम होगी तो मोमेंटम भी कम होगा। इसका मतलब मोमेंटम इज बेसिकली मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। या मोमेंटम जो यहां पे लिखा हुआ है इधर कि मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी, ठीक है। लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी फॉर अ गिवन बॉडी। तो ये रहा इसका पूरा एक्सप्लेनेशन, मेरे ख्याल में फंडा पूरा क्लियर है, ठीक है। क्वांटिटेटिवली द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट, बेसिक फॉर्मूला, ये फॉर्मूले पर बेस्ड डेफिनेशन है बेटा।
बुलेट पॉइंट नंबर 2 जो है ना वो बेसिकली कुछ नहीं है, वो फॉर्मूले पर बेस्ड डेफिनेशन है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो वही कहा गया है कि लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी, ठीक है, मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी, इट्स एज सिंपल एज दैट। फॉर्मूला अपने पास में क्या आ जाएगा, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, इट्स एज सिंपल एज दैट। उसके बाद अगर इफ अ बॉडी ऑफ मास m is moving with a velocity v, then its linear momentum p is given by mass into velocity, it's as simple as that। ये रहा अपने पास पूरा बेसिक डेफिनेशंस का भंडारा, ठीक है, आया समझ। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा जल्दी, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन। चलो आगे बढ़े, चले भैया आगे बढ़ेंगे। ओके, तो लीनियर मोमेंटम पे आप शक मत करिए कि स्केलर है कि वेक्टर है, बेटा लीनियर मोमेंटम इज प्योरली अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो अगला सवाल दिमाग में क्या आता है कि सर उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन एग्जैक्टली वही होता है जहां पर बॉडी का मोशन हो रहा होता है, या सीधे शब्दों में इसको ऐसे बोल सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन वही है जहां बॉडी का वेलोसिटी का डायरेक्शन है। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा भी पूरा क्लियर हो चुका होगा आपके दिमाग में। तो लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। जहां पर वेलोसिटी होगी बॉडी की वहीं लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन भी हो जाएगा, इट्स एज सिंपल एज दैट। एसआई यूनिट, अच्छा एक बात सुनते हुए चलना, यूनिट्स दो तरह की होती है बेसिकली, एसआई और सीजीएस, ठीक है। अच्छा वैसे तो कायदे की जो बात है ना वो ऐसी है कि एक होती है एब्सोल्यूट यूनिट, एक होती है ग्रेविटेशनल यूनिट, मैं उसके बारे में डिस्कशन करूंगा, आप बेफिक्र हैं, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे, पहली बात तो यहाँ पे अगर मैं एसआई के टर्म्स में बात करूं, किसके टर्म्स में बात करूं, एसआई के टर्म्स में, तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो मुझे यहां पर मास को लेना पड़ेगा किलोग्राम्स में और वेलोसिटी लेनी पड़ेगी मीटर पर सेकंड में, तो ये हो जाएगा मेरे पास लीनियर मोमेंटम की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूं इन टर्म्स ऑफ सीजीएस यूनिट, ठीक है, तो भैया देखो भाई एसआई सिस्टम लेके चलो या फिर सीजीएस लेके चलो, फॉर्मूला सेम रहने वाला है, मास इंटू वेलोसिटी, फॉर्मूला बिल्कुल का बिल्कुल सेम रहने वाला है, मास इंटू वेलोसिटी। अब जरा गौर करना, यहां पे अगर आप सीजीएस लेके चलोगे तो मास आएगा फिर ग्राम्स में, मास आएगा फिर ग्राम्स में, और वेलोसिटी जो आप मीटर पर सेकंड में लेके चलते थे वो अब मीटर पर सेकंड में लेके मत चलना, वो लेके चलना सेंटीमीटर पर सेकंड में। चमका, या आप लेके चलोगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ऐसा ही हो गई, और सीजीएस क्या हो जाएगी, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये इसका बेसिक फंडा होता है जो कि यहां पर भी लिख करके आप लोग के लिए मैंने रखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और सीजीएस क्या हो जाएगी इसकी, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, इट्स एज सिंपल एज दैट। डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के मैं दिखा चुका था आप लोग को, MLT-1 ही आया था, तो ये स्लाइड आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन, एक तरफा शानदार जबरदस्त। चले अब आते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ्स के ऊपर, जो ग्राफ बेस्ड हैं किसके, मोमेंटम के ऊपर, ठीक है। भाई देख, तीन ही तरह की चीजें होती हैं, मोमेंटम, मास और वेलोसिटी, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो भैया अपन इसमें ना ऐसे करते हुए चलते हैं, एक बार मास कांस्टेंट है, एक बार वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक बार मोमेंटम कांस्टेंट है, ठीक है। तो अपने पास जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब अगर मास कांस्टेंट है, अगर मास कांस्टेंट है तो मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, हाँ कि ना, ये बात क्लियर है कि नहीं है। अगर दो चीजें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो ग्राफ इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में जो ग्राफ बन गया दैट इज अ प्योर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर एक ऐसा केस हम लेकर के आ जाएं जहां पर मास नहीं वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, तो आप जानते हैं कि मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो चुका है, v अगर कांस्टेंट हो चुका है, तो पूरा मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मास ओनली। अगर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मास मतलब प्रोपोर्शनलिटी यहां पे डायरेक्ट है, तो ग्राफ इज गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन, इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा आप यहां पर गौर फरमाएंगे तो क्लियर होगा। देखो बेटा, मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास इंटू वेलोसिटी। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। इसको आप ऐसे देख लो ना भाई कि mv कांस्टेंट है, अगर mv कांस्टेंट है तो मास बिकम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, इट्स एज सिंपल एज दैट। और
माफ कीजिए, अगर दो चीजें एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ ऐसा बनता है, कुछ इस तरह का, ठीक है। तो ये तीन ग्राफ अपने दिलो जहां में अच्छे से बसा करके रख लेना, ठीक है। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है बेटा। ये तीन ग्राफ है अपने पास, मोमेंटम, मास, वेलोसिटी, इन तीनों के आपस के रिलेशन के बीच पर, ठीक है। चले ओके, तीन स्पेशल केसेस थे। नाउ अब जरा एग्जांपल्स ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट्स इफेक्ट ऑन मोशन लेते हैं, ठीक है। इसमें सिंपल सी बात तुम समझ लेना, मोमेंटम में क्या सिर्फ मास मैटर करता है? नहीं। मोमेंटम में क्या सिर्फ वेलोसिटी मैटर करती है? नहीं भाई, मोमेंटम में मास और वेलोसिटी दोनों ही बराबरी से मैटर करते हैं, बिकॉज एज द फॉर्मूला सजेस्ट कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो जितना मास मैटर कर रहा है उतना ही वेलोसिटी भी मैटर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान ले अगर तुम कहीं पे खड़े हो, ठीक है, और तुम्हें वहां पे तुमसे थोड़ी सी दूरी पे ना एक ट्रक खड़ी हुई नजर आ रही है, ठीक है। अभी वो ट्रक भी रुकी हुई है, तुम भी रुके हुए हो, तुम भी ट्रक को देख रहे हो, ट्रक में कोई अगर होगा तो वो तुमको देख रहा होगा, उसका अलग मसला। अब क्या होता है कि अब वो जो ट्रक रुकी हुई है ना, तो वो तुम्हारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, ठीक है। क्यों तुम्हारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है? उसके पास मास तो बहुत ज्यादा है लेकिन उसके पास वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। बिकॉज होता क्या है, मोमेंटम जो है ना, मोमेंटम इज द रेट ऑफ, मोमेंटम इज द मेजर ऑफ द मोशन, ठीक है। अगर मोमेंटम ज्यादा है मतलब मोशन ज्यादा है, मोमेंटम कम है इसका मतलब मोशन का इंपैक्ट जो है वो बहुत ही कम होने वाला है, ठीक है। ये समझना इस बात को। अब क्या हुआ, उसका मास भले ही बहुत ज्यादा है, ट्रक का मास भले ही बहुत ज्यादा है, लेकिन इवेंचुअली वो ट्रक तो रुकी हुई है ना। अगर ट्रक रुकी हुई है तो वेलोसिटी जीरो हो गई, और अगर वेलोसिटी जीरो हो गई तो मोमेंटम जीरो हो गया, तो अमाउंट ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी जीरो हो गया। दैट्स व्हाई अब वो जो खड़ी हुई ट्रक है, दैट इज नॉट अ बिग मैटर ऑफ कंसर्न फॉर यू, ठीक है। लेकिन अगर इतना भारी मास थोड़ी बहुत वेलोसिटी के साथ भी अगर मूव करना स्टार्ट कर दिया ना, जरा गौर करना, अगर बहुत ही भारी मास है, भाई ट्रक का मास बहुत ज्यादा है, अब अगर वो थोड़ी बहुत भी वेलोसिटी के साथ अगर मूव करना शुरू कर दिया ना, तब भी आप ये समझ जाओ कि मोमेंटम बहुत तगड़ा होगा, ठीक है। मोमेंटम बहुत तगड़ा होगा, इसका मतलब क्या कि जो मोशन है, जो मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी है, वो बहुत तगड़ा होगा। और अब वो जो बॉडी इंपैक्ट प्रोड्यूस कर सकती है अपने मोशन से, उसका अमाउंट अलहदा होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या है भैया कि मास मैटर कर रहा है और वेलोसिटी भी मैटर कर रही है, भले ही वो स्लो मूव कर रहा है लेकिन फिर भी मोमेंटम है उसके पास बहुत तगड़ा, ठीक है। जितना मास मैटर करेगा उतनी ही वेलोसिटी भी मैटर करेगी। फॉर एग्जांपल अगर एक गन है, ठीक है, वहां से मैंने इसको ट्रिगर दबा दिया, अब यहां से अगर निकली है बुलेट, तो बुलेट का मास भले ही 20 ग्राम का होगा लेकिन उसकी वेलोसिटी इतनी तगड़ी होती है कि ह्यूमन बॉडी को छेद के बाहर निकल जाती है। आया समझ। और क्या डेडली इंपैक्ट वो प्रोड्यूस करती है उसके तो खैर बात करने की जरूरत ही नहीं है। तो कहने को तो मास बहुत छोटा है, उसका 20 ग्राम का मास होगा यार, लेकिन उसकी वेलोसिटी इतनी जबरदस्त थी ना कि वो ह्यूमन बॉडी को छेद के बाहर निकल जाती है। इसका मतलब क्या, सिर्फ मास, अगर सिर्फ ऐसा होता कि मास मैटर कर रहा होता तब तो बुलेट है 20 ग्राम का बुलेट है, ठीक है, तो उसका मास तो ना के बराबर है, लेकिन क्या वो इंपैक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है? अरे बिल्कुल कर रही है। क्यों? बिकॉज सिर्फ मास नहीं ना मैटर करता, मास के साथ साथ वेलोसिटी भी मैटर करती है। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से ये बात आपके दिमाग में जा रही होगी, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हुए चलते हैं। इत्मीनान से बेसिक फंड है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, वी नो दैट अ मच ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पुश अ ट्रक देन अ कार। कार का मास कम था इसलिए वहां पे कम फोर्स लगाना पड़ेगा, ट्रक का मास ज्यादा था, दैट्स व्हाई उसको मूव करवाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, टू ब्रिंग देम टू द सेम स्पीड इन द सेम टाइम, ठीक है। सिमिलरली अ ग्रेटर अपोजिंग फोर्स इज नीडेड टू स्टॉप अ हैवी बॉडी देन अ लाइट बॉडी, ठीक है। एक भारी भरकम आपके तरफ आती हुई बॉडी को रोकने के लिए आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, एक हल्की बॉडी जो आपकी तरफ आ रही है उसको रोकने के लिए कम फोर्स अप्लाई करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। Thus the mass of a body is an important parameter। लेकिन सिर्फ मास ही इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं भैया। एग्जांपल 1 में मास की तारीफ कर दी गई है, एग्जांपल 2 में वेलोसिटी की भी तारीफ कर दी जाएगी, फिर कंक्लूड करेंगे कि ना मास और वेलोसिटी दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 आप लोग के सामने था, मैं चाहूंगा एग्जाम्पल 1 का आप एकदम तसल्ली से स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया? चल 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन, ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाले केस पे। यहां पे आप लोग के लिए साक्षात बहुत ही शानदार सा फिगर आगे रखा हुआ है जहां पे दिख रहा है कि गन से निकली है बुलेट, ठीक है। स्पीड इज अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर। बोल दिया आखिरकार कि स्पीड इज द, अरे ये वाला कलर नहीं जमता भाई, ये लिखेंगे स्पीड इज, अरे इसी कलर से करेंगे ना हाइलाइटर। तो स्पीड इज अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर।
Speed is another important parameter to consider. Now example, a bullet fired from a gun can easily penetrate या easily pierce through a target like human tissue. अरे भाई साहब, before it stops resulting in grave injury. ठीक है, ओके, सही बात है. The same bullet thrown with a moderate speed can be easily stopped. Thus for a given mass, greater is the speed, greater is the opposing force needed to stop the body. अगर मास बहुत ज्यादा होता है या मास कैसा भी हो, लेकिन अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो ज्यादा फोर्स अप्लाई करके उसको रोकना पड़ेगा. अगर वेलोसिटी कम है तो कम फोर्स अप्लाई करके भी आप उस मूव करती हुई बॉडी को रोक सकते हो. ठीक है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया. तो टेकन टुगेदर द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इसका मतलब होता है लीनियर मोमेंटम इज एन इंपॉर्टेंट क्वांटिटी. ठीक है, आया समझ. अकेला मास उतना मैटर नहीं करेगा, अकेला वेलोसिटी उतनी मैटर नहीं करेगी. मास और वेलोसिटी कंबाइन कर दोगे, बन जाएगा मोमेंटम. नाउ दिस इज व्हाट विच इज गोइंग टू मैटर द मोस्ट. ठीक है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया. पक्का. 3 2 1 रेडी गो. सुपर क्लियर, सुपर डन. चलो बेटा आगे बढ़े इसमें. अब ये वाला फंडा क्लियर हो गया. अब आते हैं अपन न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के स्टेटमेंट के ऊपर. ठीक है, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के स्टेटमेंट को देखने से पहले मैं आपका ध्यान जरा यहां पे लेके आना चाहता हूं. देखो, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो गया? मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है भाई, अगर मुझे मोमेंटम को चेंज करवाना है तो या तो मेरे को वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा या तो मेरे को मास को चेंज करना पड़ेगा. लेकिन फॉर अ गिवन बॉडी, किसी गिवन बॉडी के लिए, मतलब मास कांस्टेंट है. ठीक है, अगर मैं किसी गिवन बॉडी की बात करूं तो फॉर अ गिवन बॉडी, जिसका मतलब ये होता है कि मास इज कांस्टेंट. फॉर अ गिवन बॉडी जिसका मतलब ये होता है कि मास इज कांस्टेंट, आप समझ सकते हैं कि मोमेंटम डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ओनली. ठीक है, अब अगर मैंने ज्यादा फोर्स अप्लाई करा, ठीक है, अब अगर मैंने क्या बोला, मैंने कि अगर मैंने ज्यादा फोर्स अप्लाई करा तो वेलोसिटी में चेंजेस ज्यादा आएंगे. ठीक है, और मोमेंटम में चेंज भी ज्यादा आएगा. दूसरी बात, ये पहली चीज हो गई. दूसरी बात, अगर मैंने कम फोर्स अप्लाई करा तो वेलोसिटी में चेंजेस कम आएंगे, थोड़े बहुत कम चेंजेस आएंगे वेलोसिटी के अंदर, और मोमेंटम में भी चेंजेस कम आएंगे. ठीक है, इसका मतलब मैं सिंपल तौर से ये कह सकता हूं, देयरफॉर मैं सिंपल तौर से ये कह सकता हूं कि ज्यादा फोर्स ज्यादा चेंज इन लीनियर मोमेंटम, कम फोर्स कम चेंज इन लीनियर मोमेंटम, देयरफॉर एफ इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी हो गया. इट्स एज सिंपल एज दैट. ठीक है, अब जरा इसके ना दूसरे भाग पे जरा गौर करेंगे. ठीक है, अगर मैंने ज्यादा फोर्स अप्लाई करा तो चेंज आएगा लेकिन कम समय में आएगा. ठीक है, अगर मैंने ज्यादा तेजी में फोर्स अप्लाई कर दिया है तो बॉडी का मोमेंटम चेंज तो होगा लेकिन बड़ी जल्दी चेंज हो जाएगा. अगर बहुत जल्दी मोमेंटम चेंज हो रहा है, इसका मतलब डेल्टा टी की वैल्यू कम हो गई. वहीं अगर मैं बोलता हूं कि भाई मैंने बहुत ही धीरे से फोर्स अप्लाई करा, ठीक है, मैंने बहुत ही कम फोर्स अप्लाई करा, तो इस केस में बॉडी का मोमेंटम चेंज तो होगा लेकिन उसको समय लग जाएगा ज्यादा. ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ज्यादा फोर्स कम समय और कम फोर्स ज्यादा समय में काम होगा. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, तो देयरफॉर जैसे ही मैं कंबाइन कर दूंगा फर्स्ट एंड सेकंड को, जैसे ही मैं कंबाइन कर दूंगा फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को, तो मुझे क्या समझ में आता है बेटा, जैसे ही मैंने कंबाइन कर दिया फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को तो हमें यह समझ में आया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसको कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. ठीक है, अगर मैं किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड कर रहा हूं, इट बिकम्स रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी, इट बिकम्स रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी. तो F इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T था, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. इट्स एज सिंपल एज दैट. ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक आपको कोई भी परेशानी बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी. इट्स एज सिंपल एज दैट. सीधा साधा न्यूटन के सेकेंड लॉ का मतलब ये है कि अगर मैंने किसी बॉडी पे ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया तो बॉडी का लीनियर मोमेंटम ज्यादा रेट से चेंज होगा, और अगर मैंने किसी बॉडी पे कम फोर्स अप्लाई करा तो बॉडी का लीनियर मोमेंटम कम रेट से चेंज होगा. इट्स एज सिंपल एज दैट. ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आपके दिमाग में सुप्रीमली क्लियर अगर हो चुका है तो जल्दी से इसको डब्बे में डाल दो और फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं. ठीक है, जल्दी से इसको डब्बे में डाल दो बेटा. एक बार इसको कहीं खोपचे में लिख लेना. ठीक है, खोपचे में क्यों, बिकॉज इसका पूरा स्टेटमेंट तो मैं लिखवाऊंगा ना आप लोगों को स्लाइड के थ्रू. बस ये अभी अपने दिमाग में डाल के रखना और कहीं कॉपी में लिख लो, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं यार. ठीक है, चलें, ओके, बढ़िया. ठीक है भैया, अब जरा गौर करते हुए चलना.
स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अभी पढ़ा वही उसका स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब सिर्फ डेल्टा पी नहीं, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड दिस चेंज टेक्स ऑलवेज प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। मतलब जिस तरफ आपने फोर्स अप्लाई करा है, जिस भी तरफ आपने फोर्स अप्लाई करा है, मोमेंटम में चेंज उस तरफ ही आने वाला है, एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो वही चीज लिखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और जहां पे जैसे मैं यहां पे इक्वल टू लगा दूंगा, इट बिकम्स अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के आ जाएगा, जिसकी वैल्यू को हम 1 मान के चल सकते हैं। तो इतना पूरा फंडा क्लियर हो गया क्या बेटा? हो गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन एंड सुपर क्लियर। चलें, ओके, देख लो भाई, तो ये अपने पास रहा पूरा। अब सर ये एग्जैक्टली कैसे, ये m इंटू ए के बराबर फॉर्मूला कैसे आ गया, मैं करवा रहा हूं, बस 2 मिनट जरा ध्यान देना। यहां तक का पूरा फंडा क्लियर है। f प्रोपोर्शनल टू क्या हो चुका है, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t के बराबर, ठीक है। नाउ सुनना मेरी बात को अच्छे से, जैसे मैंने यहां पे इक्वल टू लगा दिया तो अपने पास क्या आ जाएगा, k टाइम्स डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, ठीक है। तो जैसे अपन ने यहाँ पे इक्वल टू के लिख दिया, ये अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, डिफरेंशिएशन, मतलब अगर मैं लिमिट लगा दूं जहां पे लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो जाए, ठीक है। जरा ध्यान देना, फोर्स इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे लिमिट लगा देता हूं जहां लिमिट क्या हो गई बेटा, डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स 0, अगर लिमिट हो गई है डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो अपने पास यहाँ पे इवेंचुअली क्या आने वाला है पता है आप लोग को, देखो के तो रहेगा और डेल्टा पी जो है ना वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा डिफरेंशिएशन में, किसके साथ बेटा, पी के साथ। क्या आपको यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर हो चुका है? अब जरा आप गौर करेंगे तो ये डेल्टा में रहेगा, के रह चुका था डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब जब लिमिट लग चुकी है तो फिर ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन में कवर हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो गया है नॉर्मल डिफरेंशिएशन में, तो ये हो जाएगा अपने पास लीनियर मोमेंटम का नॉर्मल डिफरेंशिएशन। अब जरा गौर करना, एक बार एक काम करो ना प्लीज यार, ये चीज नोट डाउन कर लो ना यार, एक बार ये चीज नोट डाउन कर लो। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन, ठीक है। अब जरा गौर करना, अब हमने क्या चीज फिगर आउट कर ली है कि फोर्स इज डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब जरा गौर करना, डिफरेंशिएशन और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो जरा गौर करना बेटा, यहाँ पे मास को निकाल लेंगे बाहर और यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, जिसको आप जानते हैं बहुत ही अच्छे से कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है एक्सेलरेशन के बराबर। क्या बोला मैंने बेटा, कि वेलोसिटी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है एक्सेलरेशन के बराबर। तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या आ जाएगा फोर्स का, फोर्स इक्वल टू हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, इट्स एज सिंपल एज दैट। और इसका ना प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज टेकन एज 1, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स को ऐसे अरेंज करेंगे कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज 1, ऐसे कन्वर्ट करा अपन ने कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इक्वल टू क्या हो चुका है बेटा, 1। इट्स एज सिंपल एज दैट। क्या आपको ये वाली पूरी बात एकदम तरीके से समझ में आ गई है? 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। तो यहां से लो उसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, यहां से शुरू करो उसका स्क्रीनशॉट लेना। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। और उसके बाद फिर ये रहेगा अपने पास फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। के की वैल्यू को अपन ने 1 ले लिया है। वेक्टर नोटेशंस में आप इसको ऐसे लिख देंगे, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है, मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा। इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, क्लियरिंग दिस अप। चलें आगे बढ़ेंगे अब इसमें। तो ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया और अब जरा एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इस वाले पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन करना स्टार्ट करने वाला हूं। चलिए ठीक है, फिर बहुत बढ़िया। तो ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पे मसला क्या है कि अगर मास कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। ये अपन को पूरा क्लियर हो चुका है। अब जरा यहाँ पे गौर करेंगे अपन। तो हमने फिगर आउट किया था कि यार हाँ, फोर्स ना दैट वाज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये बात बिल्कुल सही थी। तो फोर्स ना दिस वाज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या होता है बेटा, मैं अपने जो अपने बहुत ही शानदार अपने बायो वाले स्टूडेंट्स हैं
मैं जरा उनको बता दूं कि हाँ डिफरेंशिएशन में एक होता है जिसे कहा जाता है प्रोडक्ट रूल। वो कोई टफ चीज नहीं है, सिंपल चीज होती है बेटा। कैसे करेंगे सॉल्व उसको, देखो मान लो फॉर एग्जांपल मास और वेलोसिटी, मान ले दोनों ही वेरिएबल है, ठीक है। अगर मास और वेलोसिटी दोनों ही वेरिएबल है तो अपन इसको ऐसे करते हैं, सुनना, पहली वाली को छोड़ दो मतलब मास को छोड़ दो, और दूसरी वाली को डिफरेंशिएट करो मतलब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो, प्लस भाई क्या करा मैंने, पहली वाली को छोड़ा दूसरी वाली को डिफरेंशिएट किया, प्लस दूसरी वाली को छोड़ देना और पहली वाली को डिफरेंशिएट कर देना। ये रहेगा तुम्हारे पास में एक्सपेंडेड फॉर्मूला। ये रहेगा तुम्हारे पास में क्या बेटा, एक्सपेंडेड फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे दो आते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे केसेस कि अगर पहले वाले केस में अपन ऐसा मान लेते हैं कि अगर मैंने बोला कि बेटा मास कांस्टेंट है, मैंने क्या बोल दिया, अगर मैंने बोल दिया कि मास कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हो जाता है कि मास का रेट ऑफ चेंज जो है वो 0 हो जाएगा। अगर मास कांस्टेंट है इसका मतलब क्या कि मास का रेट ऑफ चेंज जो है ना वो क्या हो जाएगा बेटा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब dm/dt मतलब ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो देयरफॉर जो फोर्स बचेगा अपने पास वो क्या बचेगा, m टाइम्स dv/dt। अपने पास फोर्स क्या बचेगा बेटा, m टाइम्स dv/dt। इट्स एज सिंपल एज कांस्टेंट। यहीं से फॉर्मूला बन गया था मास इनटू एक्सेलरेशन का, ठीक है। अब जरा इसके दूसरे वाले पार्ट पे आ जाओ। दूसरा वाला पार्ट क्या है कि अगर मास नहीं अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, मास नहीं अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, तो बेटा फिर होने वाला ये है, जरा गौर करें, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन जो है ये हो जाएगा 0 के बराबर। अगर dv/dt 0 हो गया, जैसे मैंने इसको यहां पे पुट करा, तो dv/dt 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, v टाइम्स dm/dt, ठीक है। तो देयरफॉर f क्या बचेगा, f बचेगा v टाइम्स dm/dt। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से ये वाला पूरा फंडा आपके दिमाग में अब सुप्रीम क्लियर हो चुका होगा। एक बार जरा इसको नोट डाउन करें, उसके बाद फिर आपको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है बेटा, 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन एंड सुपर क्लियर। इट्स एज सिंपल एज दैट। चलें आगे बढ़े, ओके। अब आता है डायमेंशंस एंड यूनिट ऑफ फोर्सेस। तो भाई डायमेंशनल फॉर्म में तो अभी क्या अभी अपन निकाल देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है फोर्स का। तो आप सब लोग जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब यार देखो एक बात समझना, मास के लिए अपन क्या यूज करेंगे, मास के लिए अपन यूज करेंगे बड़ा वाला m, और उसके बाद एक्सेलरेशन के लिए हम यूज कर देंगे LT-2। तो देयरफॉर जो फोर्स होगा डायमेंशनली MLT-2 हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा अपने पास, MLT-2। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डायमेंशन निकाल दी, अब अपन निकालने वाले हैं यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। डायमेंशंस निकाल दी, अब निकालने वाले हैं अपन क्या, यूनिट ऑफ फोर्सेस निकालने वाले हैं। और यही मैंने कहा था आपसे कि SI यूनिट और CGS यूनिट तो होती है, लेकिन उससे पहले एक और फर्दर क्लासिफिकेशन होता है जहां पे यूनिट्स को बांटा जाता है दो तरह से। एक होता है एब्सोल्यूट यूनिट और दूसरा होता है ग्रेविटेशनल यूनिट, ठीक है। जरा गौर फरमाएं इस चीज के ऊपर, ठीक है। आ जाए आ जाए आ जाए, अब आपको लेके चलते हैं यूनिट ऑफ फोर्स के ऊपर। यूनिट्स ऑफ फोर्स के ऊपर आपको अब लेकर के चलेंगे। तो बेटा यूनिट ऑफ फोर्स जो है ना, इसको अपन ने क्लासिफाई करके रखा है फर्दर दो तरह से, ठीक है। दो तरह से इसको अपन ने क्लासिफाई करके रखा हुआ है। एक होता है अपने पास में क्या, एब्सोल्यूट यूनिट, ठीक है। एक होगा अपने पास में क्या बेटा, एब्सोल्यूट यूनिट, एब्सोल्यूट यूनिट। और दूसरा होगा अपने पास में क्या बेटा, ग्रेविटेशनल यूनिट, ठीक है। एक हो गया अपने पास में क्या, एब्सोल्यूट यूनिट, और दूसरा अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, ग्रेविटेशनल यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट भाई लिखते हुए चलना है इसको तरीके से, लिखते हुए चलना है इसको तरीके से। एब्सोल्यूट यूनिट और दूसरा क्या होता है, ग्रेविटेशनल यूनिट, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलेंगे। एब्सोल्यूट यूनिट में फर्दर दो क्लासिफिकेशंस होते हैं। एक इसका होता है SI यूनिट और एक इसका होता है CGS, ठीक है। एक SI CGS इसका होता है, और उसके बाद वैसे ही यहां पर भी ग्रेविटेशनल के अंदर भी एक होता है इसका SI यूनिट और एक होता है इसका CGS यूनिट, ठीक है। जरा गौर करना बहुत ही तसल्ली से, SI और CGS। अब जरा मेरी बातों पे ध्यान करते हुए चलना। फोर्स का एब्सोल्यूट में जो SI होता है वो होता है न्यूटन, ठीक है। फोर्स का एब्सोल्यूट में जो SI यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। फोर्स का एब्सोल्यूट में जो CGS होता है वो होता है डाइन,
ठीक है। सिमिलरली ग्रेविटेशनल यूनिट जो फोर्स का एसआई में होता है वो होता है केजीएफ। केजीएफ का मतलब होता है किलोग्राम फोर्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका मतलब क्या होता है, ये केजीएफ का मतलब क्या होता है, किलोग्राम फोर्स, ठीक है। और यहाँ पे भाई तुम पलट मत जाना, यहाँ पे होती है जीएफ, लेकिन इस जीएफ का मतलब क्या होता है, ग्राम फोर्स। लेकिन मैंने क्यों लगा दिया, लेकिन मसला वही है कि सीजीएस क्या होती है, इसकी जीएफ होती है। जीएफ का मतलब क्या होता है, ग्राम फोर्स, ठीक है। ये अपने पास है पूरा यूनिट्स का क्लासिफिकेशन। मेरे ख्याल से आपको ये वाला फंडा क्लियर हो चुका होगा। अब एग्जैक्टली न्यूटन कब, डाइन कब यूज करना है, केजीएफ कब यूज करना है और जीएफ कब यूज करना है, वो सब चीजें मैं आपको यहाँ पे लिख के बताने वाला हूं। हो गया, चलें आ जाएं। अब ध्यान देना बेटा, फोर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो हम जानते हैं ना कि फोर्स का जो हम बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा, मास इनटू क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे किसकी बेटा, अब बात करेंगे पहले तो न्यूटन की, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया है मास इनटू एक्सीलरेशन। भाई मैं फोर्स को 1 न्यूटन तब बोलूंगा जब किसी 1 किलोग्राम की बॉडी पे ये फोर्स लग जाए और बॉडी में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए, तब जाके अपन कहते हैं कि फोर्स इज 1 न्यूटन। चमका चमका चमका, मैंने क्या बोला, फोर्स को मैं 1 न्यूटन तब बोलूंगा जब किसी 1 किलोग्राम की बॉडी पे लग जाए और उस 1 किलोग्राम की बॉडी में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे, तब जाकर के उस फोर्स को कहा जाता है 1 न्यूटन, ठीक है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये वाला फंडा पूरा सुप्रीमली क्लियर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद था वहां पे क्या लिखा हुआ था, वहां पे डाइन लिखा हुआ था, डाइन। भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक डाइन का फोर्स तब कहलाता है जो जब किसी 1 ग्राम की बॉडी पे लग जाए। एक डाइन का फोर्स तब कहलाता है जो जब किसी 1 ग्राम की बॉडी पे लग जाए और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि फोर्स इज सेड टू बी 1 डाइन when it is applied on a body of mass 1 gram and it produces an acceleration of 1 centimeter per second square, ठीक है। भाई बेसिक फॉर्मूला वाइज चल रहा हूं और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। तो 1 डाइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसको लपेट लो भैया, ये अपने पास हो चुका है पूरा डंडना डंडन। अब दूसरे केस पे आपको लेकर के आते हैं, अब दूसरे केस पे आपको लेकर के आते हैं जहां पे था केजीएफ, ठीक है। वहां पे क्या था बेटा, केजीएफ था, वो अपने पास एब्सोल्यूट हो गया। अब अपन आते हैं केजीएफ पे, ठीक है। भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो भैया 1 केजीएफ का फोर्स दरअसल वो फोर्स होता है जो जब किसी 1 किलोग्राम की बॉडी पे लग जाए तो उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देगा वो। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इसका मतलब इवेंचुअली क्या हो गया कि 1 kgf is equals to 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 1 kgf is equals to 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसको डाल देना बेटा डब्बे में, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक तो बिल्कुल भी नहीं है। अब जरा अगले केस पे कूद जाते हैं। जीएफ 1 GF कितना फोर्स होता है, ठीक है भैया। फोर्थ वाले पॉइंट पे आ जाओ। तो 1 GF is that force which when applied on a body of mass 1 gram produces an acceleration of 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आपको ये वाला फंडा क्लियर हो गया बेटा। 1 GF का फोर्स दरअसल वो फोर्स होता है जो जब किसी 1 ग्राम की बॉडी पे लगा दिया जाए तो उस बॉडी में 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो 1 GF इज इक्वल्स टू, ये अपने पास कितना हो जाएगा, 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जरा मैंने आपका ध्यान ना एक जगह लेके चलना चाहता हूं। डाइन कहीं निकाला था, इसको डायन मत बोलना भाई, ठीक है। जैसे इस जीएफ का मतलब जो है ना वो ग्राम फोर्स होता है, वैसे इसको डायन नहीं कहते, इसको डाइन कहते हैं, डाइन, ठीक है भाई। 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को 1 डाइन अगर कहा जाएगा तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि 1 जीएफ जो होती है, मतलब ग्राम फोर्स 1 GF जो होती है वो तो 980
समझ गए, तुम समझ गए, ये किसके बराबर है, डाइन के बराबर है। भाई अब बताओ तुम्हें ये चमका और क्या तुम्हें ये याद रहेगा कि एक जीएफ जो होती है वो 980 डाइन के बराबर होती है। डायन मैंने नहीं बोला भाई, तुम्हारा मन कह रहा है वो अलग मसला है। तो 1 जीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 980 डाइन्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये रहा अपने पास पूरा का पूरा फंडा, सॉर्टेड आउट, सॉर्टेड क्लियर। मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका है पक्का। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो आगे बढ़ेंगे, करवा दिया डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ फोर्स, ठीक है। अब अपने पास एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। मैं एक काम करता हूं, मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप तसल्ली से इस सवाल को एक बार फिगर आउट कर लें, तसल्ली से सवाल को एक बार आप देख लें। अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 3.5 मीटर पर सेकेंड, और समय लग गया है इसमें टोटल कुल मिलाकर के 25 सेकेंड का समय लग गया है इसमें, ठीक है। अब पूछा हुआ है, अच्छा द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। माफ कीजिए, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालना है फोर्स का। तो भाई एक बात सुनते हुए चलना, पहली बात तो ये यार जो डेटा गिवन है वो चुकाओ। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया। फाइनल वेलोसिटी कितना है इसमें, 3.5 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया। समय लग रहा है इसमें कितना, 25 सेकेंड, बहुत बढ़िया। और बॉडी का मास वगैरह गिवन था क्या, बॉडी का मास गिवन है 3 kg, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब क्या पूछा हुआ है इसमें, पहली बात तो फोर्स तो निकालना, अच्छा फोर्स निकालना है, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। नाउ भाई फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और हम जैसे फर्स्ट वाली इक्वेशन को यूज करेंगे तो एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू ओवर टी। भाई सारी वैल्यूज को पुट करो, मास कितना है 3, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी हो चुकी है 3.5, माइनस कर दो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो चुकी है 2, और टाइम कितना है 25। जैसे आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो देयरफॉर जो फोर्स है अपने पास वो है 3/25, इंटू अपन करेंगे 3.5 माइनस मतलब -2 करेंगे तो 1.5, ठीक है। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो फर्दर आपका आंसर आ जाएगा 0.18 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी से इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे, ठीक है। इतना पूरा फंडा समझ में आ गया क्या, ठीक है। अब सवाल में दिया था कि यार बॉडी का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है दैट रिमेन्स अनचेंज्ड, बॉडी का डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स फोर्स इज अलोंग द डायरेक्शन ओनली। इट मीन्स फोर्स इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ओनली। और एक बात तुम ऐसे भी चेक कर सकते हो भाई कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, सर इनिशियली वेलोसिटी वाज 2 मीटर पर सेकंड, बाद में कितनी हो गई 3.5 मीटर पर सेकंड। तो भाई वेलोसिटी बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, वेलोसिटी तभी बढ़ेगी जब फोर्स अप्लाई कर दिया जाएगा सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है। अगर मैंने इसके उल्टे में फोर्स अप्लाई कर दिया तो बॉडी की वेलोसिटी कम हो जाती, लेकिन अगर बॉडी इस तरफ जा रही है और मैंने फोर्स भी इसी डायरेक्शन में धक्का दे दिया तब जाकर के बॉडी की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। यहां बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब फोर्स इज इन द सेम डायरेक्शन। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये रहा आपके पास में इसका पूरा का पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन। क्या आपको यहां तक की बात समझ में आ गई बेटा, क्या आपको यहां तक की बात समझ में आ गई है पक्का। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चलें आगे बढ़ेंगे बेटा, अगले वाले सवाल पे आते हैं, ठीक है। अ कार ऑफ मास 1000 kg, मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप लोग प्रॉपर्ली सवाल को देख सकें, सेल्फ ट्राई करना हो तो सेल्फ ट्राई भी कर सकें। तो कार ऑफ मास 1000 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड अंडर द एक्शन ऑफ अ फॉरवर्ड फोर्स जो है 1000 न्यूटन का, और एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है 500 न्यूटन का। तो बेटा एक बात तो क्लियर है भाई, अगर मैंने 1000 का फोर्स अप्लाई कर दिया लेकिन फ्रिक्शन ने मेरा काम 500 से बिगाड़ दिया, तो जो नेट फोर्स बचेगा वो कितना बचेगा, वो बचेगा 500, ठीक है। एग्जांपल ले, एक और एग्जांपल ले, देख ये वाली बॉडी है मेरे पास, मैंने इस पे अप्लाइड फोर्स को P बोल देता हूं, मैंने अप्लाई करा 100 न्यूटन, ठीक है। और इस पे ना फ्रिक्शनल फोर्स को अपन रेड से बनाएंगे, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स काम करके मान ले कितने का, 20 का। तो भाई इस वाले केस में जो नेट फोर्स मैं मान के चलूंगा वो मान के चलूंगा 80 न्यूटन, ना कि 100 न्यूटन। पक्का चमका। 100 तो मैंने अप्लाई कर दिया, ये P का मतलब अप्लाइड फोर्स मान रहा हूं मैं, ठीक है। 100 तो मैंने अप्लाई किया, लेकिन 20 का क्या काम करा, फ्रिक्शन काम कर गया, तो 20 से मेरा काम खराब हो गया, मतलब कितना बचेगा, 80 न्यूटन इज द नेट फोर्स, ठीक है। चलें ओके, ठीक है भैया। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड्स, ये अपने को निकालना है। अच्छा इनिशियली वेलोसिटी वाज 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। गिवन डेटा के अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बॉडी का मास इज 1000 kg
ये भी बढ़िया है। अंडर द एक्शन ऑफ फॉरवर्ड फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, भाई फॉरवर्ड फोर्स जो है, जो फॉरवर्ड फोर्स है, मतलब जो फॉरवर्ड फोर्स आपने अप्लाई करा है, फॉरवर्ड अप्लाइड फोर्स जो आपने करा है वो है कितने का बेटा, 100 है कि 1000 है, 1000 न्यूटन का, ठीक है। और यहीं पर जो फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है उस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी है, 500। यहीं पे तुम्हारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है इसकी वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है बेटा, 500 न्यूटन। तो यहां पे नेट फोर्स बचेगा कितना, जरा गौर करते हुए चलना भाई। यहां पर तुम्हारे पास में नेट फोर्स कितना बचेगा, तो भैया नेट फोर्स के लिए मैं ये करूंगा, अप्लाई कितना करा 1000 माइनस फ्रिक्शन कितने करा 500, तो नेट फोर्स मेरे पास कितना बचेगा बेटा, 500 न्यूटन। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो टी भी गिवन है, टी भी गिवन है 5 सेकेंड्स का। तो इसके बाद वेलोसिटी क्या होगी भाई, एक बात तो कर, एक बात तो सुन, पहले एक काम कर, एक्सेलरेशन निकाल ले, ठीक है। ये तेरे पास नेट फोर्स आ चुका है 500, तो देयरफॉर एक्सेलरेशन अभी के अभी निकाल दो बेटा। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। भाई 1000 तेरे काम का फोर्स थोड़ी था, कहने को अप्लाई करा 1000, लेकिन क्या 1000 तुम्हारे काम का फोर्स रह पाया, सर बिल्कुल नहीं रह पाया। फ्रिक्शन ने आकर के 500 न्यूटन का घाटा डाल दिया, ठीक है, लॉस करवा दिया। तो कितना बचेगा, 1000 माइनस 500 करेंगे। मैं इसको पता है स्टेप वाइज लिख रहा हूं ताकि तुमको सोल्यूशन चमके, ठीक है। मास कितना है बॉडी का, मास 1000 kg है, बॉडी का मास भी 1000 kg है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अपने पास क्या बचेगा, ये बचेगा 500 अपॉन 1000, तो 500 अपॉन 1000 करेंगे, आधा मतलब 0.5, तो एक्सेलरेशन कितना है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब अपन निकाल के रख देते हैं यहां पे क्या बेटा, वेलोसिटी, ठीक है। तो नाउ v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। इनिशियली वेलोसिटी कितनी अपने पास, 0 मत बोल देना, 10 के बराबर थी। a कितना है 0.5, और समय कितने बाद पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड्स पूछा हुआ है, ठीक है। तो a इंटू टी कर दिया मैंने 5, ठीक है। ये अपने पास क्या बचेगा 10 प्लस ये अपने पास क्या बचेगा 2.5। जैसे आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो 12.5, ठीक है। जैसे आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो 12.5 मीटर पर सेकेंड। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आपको ये वाला फंडा जो है वो सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है। क्या आपको क्लियर हो गया बेटा, 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन, सुपर क्लियर, एक तरफा शानदार। चलें, तो ये था अपने पास न्यूटन्स लॉ, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको पूरा फंडा समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं लग रही होगी। अगर इस वीडियो को देख के आपको लगा कि हाँ आपकी हेल्प हुई है, आपके लिए टॉपिक इजी बना दिया गया है, तो जरा अपना प्यार बरसाएं इस वीडियो के ऊपर, इस वीडियो को लाइक करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को शेयर कर दो बेटा अपने सारे दोस्तों में, ताकि सबको मालूम चल जाए कि मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं प्लेलिस्ट के अंदर, और क्या जबरदस्त चीजें आपको और भी जल्द से जल्द मिलने वाली हैं, ठीक है। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो क्या करना है मैं आपको पहले से बता चुका हूं। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, वहां पे जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई रिकॉर्डिंग अपलोड हो या जब भी कोई लाइव अपडेट हो तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, आप कुछ भी मिस आउट ना करें, ठीक है। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है, बुराइयां है, कुछ भी है, तो आप इस कमेंट सेक्शन को यूज करके अपनी सारी बातें मुझ तक पहुंचा सकते हैं। अगर किसी भी फीडबैक पे लगा कि ये जेन्युइन फीडबैक है, इस पे काम किया जाना चाहिए, तो फिर उस पे काम होगा, दैट्स अ गारंटीड थिंग, ठीक है। चलिए, तो अब क्लास करते हैं यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।